नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप बहुत बेहतरीन होंगे। और एक बार फिर से आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं एनसीईआरटी ऑन टिप्स के इस ब्यूटीफुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आपको बायोलॉजी की पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज एकदम फ्री में मिल रही है। आप सभी इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। और आज जो है एक और नए चैप्टर की शुरुआत कह सकते हैं। चैप्टर का नाम है शरीर द्रव्य एवं परिसंचरण। चैप्टर का नाम है शरीर द्रव्य एवं परिसंचरण। चैप्टर का नाम अगर इंग्लिश में कहूँ तो इसको बोलते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। यस। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो नीट के अंदर इस चैप्टर का वेटेज जो है अच्छा खासा है। नीट 2025 की अगर बात करूं स्पेशली, तो इस चैप्टर से, इस अकेले चैप्टर से जो है आपके 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाएंगे। मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है। चैप्टर की इंपॉर्टेंस नीट वाला हर बच्चा जानेगा। 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम है, 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम है। छोड़ना नहीं है चैप्टर। आसान चैप्टर है और प्यारा चैप्टर है। यस। आराम से एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समझेंगे और एक एक लाइन के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से आप कंटिन्यू करो। और आसान है, चीज़ें बहुत आसान है इस चैप्टर की। और कहीं ना कहीं आपके पढ़ी हुई चीज़ें ही हैं। कहीं ना कहीं आपने पिछली क्लासों के अंदर, चाहे वो 10th हो 9th हो, ये चीज़ें कहीं ना कहीं से पढ़ रखी होती हैं। तो इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। आप सभी तैयार हो जाइएगा और चैप्टर की शुरुआत करेंगे। शरीर द्रव्य एवं परिसंचरण। सुबह के 7 बजे हैं और मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सुबह के 7 बजे हैं और मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए हैं ये सब। और आप भी अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की एनसीईआरटी हाईलाइट से। चलिए शुरुआत करते हैं। अब तक आप यह सीख चुके हैं कि जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन, पोषण, अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए। अगर कोई सेल है, अगर कोई कोशिका है, अगर कोई कोशिका है, तो उस कोशिका को अगर आप जीवित रखना चाहते हैं, उस कोशिका को आप चाहते हैं कि कोशिका जीवित रहे, अच्छा खासा काम करे, कोशिका जीवित रहे और इष्टतम कार्य करे, ये आप चाहते हो। अगर कोशिका को जीवित रखना चाहते हो तो इस कोशिका को लगातार जो है वो ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। लगातार जो है वो ऑक्सीजन इसको मिलती रहनी चाहिए। क्यों मिलती रहनी चाहिए? जब इसको ऑक्सीजन मिलेगी तो इस कोशिका के पास जो ग्लूकोज है, इस कोशिका के पास, कोशिका ने भोजन तो किया होगा, हमने खाना खाया तो वो कोशिकाओं में जाता है ग्लूकोज के रूप में। अब इस कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज है उसके ऊपर ये जो ऑक्सीजन लेंगे वो कार्य करेगी और उस ग्लूकोज से ऊर्जा बना देगी एटीपी के रूप में। एटीपी बनाएगी जो एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। और उस एनर्जी से ही सारी क्रियाएं शरीर के अंदर करते हैं हम। ठीक है। साथ ही साथ एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं। एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है जो हानिकारक है और जिसको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वापस सुनेंगे, किसी सेल के जीवित रहने के लिए उसको लगातार O2 मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि उस सेल के पास है ग्लूकोज, उस सेल के पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ से आया? हमने खाना खाया, हमने पानी पिया, तो हमने जो बाहर से पोषण लिया है वो एट द एंड ग्लूकोज के रूप में स्टोर होगा सेल के अंदर। सेल के अंदर ग्लूकोज के रूप में स्टोर होगा। तो कोशिका के पास खूब सारा ग्लूकोज है। उस ग्लूकोज के ऊपर जो बाहर से ऑक्सीजन ली वो उस ग्लूकोज के ऊपर कार्य करेगी और एनर्जी की बना देगी एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक प्रकार की ऊर्जा है और इसी से हमारे शरीर के अंदर सारे कार्य संपन्न होते हैं। उसके साथ साथ इसी रिएक्शन के अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इसी रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है उस सेल के अंदर। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड तो हानिकारक है, उसको तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को लेना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना पड़ेगा। ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये तो हमने श्वसन के अंदर पढ़ा था। ये तो हमने श्वसन वाले चैप्टर में अंदर पढ़ा था कि O2 को लेना, CO2 को निकालना ब्रीथिंग कहलाता है। O2 को लेना, CO2 को निकालना ब्रीथिंग कहलाता है। कैसे आया प्रोसेस, समझ में आया? अब ऑक्सीजन को जब मैं लूंगा तो उसको कोशिका तक पहुंचने के लिए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर तक आने के लिए कोई मीडियम तो चाहिए। ऑक्सीजन जो है मैंने यहां से ली श्वास के द्वारा, अब उस ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचना है।
उस ऑक्सीजन को कोई भी सेल तक पहुंचना है। अब शरीर में ऐसा तो है नहीं कि लेते ही यहाँ पे सेल आ गई, हर जगह हर पार्ट्स में सेल है, हर सेल के पास ऑक्सीजन जानी चाहिए। तो O2 को जब सेल के पास जाना है तो कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए मेरे को, ऐसे ही तो नहीं जा सकती। और CO2 भी अगर सेल के अंदर बनी है, CO2 सेल के अंदर जो बनी है उसको भी तो बाहर निकालना है, तो उसको भी तो मीडियम चाहिए आने के लिए। तो वही मीडियम इस चैप्टर के अंदर अपन देखेंगे। और बेसिकली उच्च जो प्राणी है, हायर जो एनिमल है, जैसे मनुष्य है, मनुष्य के जैसे जैसे जो उच्च प्राणी है उनके अंदर वो जो मीडियम है वो कौन है दोस्त? ब्लड है। कौन है दोस्त? ब्लड है। ब्लड के माध्यम से ये चीज़ें बहती। आइए अपन अलग अलग जीवों में कौन कौन से माध्यम है उनको देखने का, एनसीईआरटी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अब आगे देखो, ऊतकों के सुचारू कार्य हेतु अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार निष्कासन आवश्यक है। बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बाहर जानी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड अगर हो गई किसी सेल या टिश्यू के पास तो दिक्कत हो जाएगी। तो CO2 लगातार बाहर जानी चाहिए, O2 लगातार आती रहनी चाहिए। अतः इन पदार्थों के कोशिकाओं तक से चलन हेतु, कोशिकाओं तक से चलने हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि होनी चाहिए। गमन के लिए, आने जाने के लिए एक क्रियाविधि तो होनी चाहिए। यस, विभिन्न प्राणियों में इस हेतु अभिगमन, अभिगमन मतलब परिवहन के विभिन्न तरीके विकसित हुए। अलग अलग प्राणियों के अंदर अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण दिए गए एनसीईआरटी के अंदर, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से इंपॉर्टेंस बन जाती है आपकी। सरल प्राणी याद रखेंगे, सरल प्राणी जैसे कि स्पंज और सिलेंट्रेटा। स्पंज को एक और नाम बोला जाता है पोरीफेरा। ये पोरीफेरा एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ते हो आप स्टार्टिंग के अंदर ही, पोरीफेरा। और ये हो गया आपका सिलेंट्रेटा। पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा सरल प्राणी माने जाते हैं। कैसे प्राणी माने जाते हैं? सरल प्राणी माने जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में करते हैं। उनका शरीर कुछ ऐसा ही बना होता है, जैसे इनका शरीर इस टाइप का होगा तो ये सारी इसकी गुहा है। ये क्या है? बॉडी कैविटी। इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? अंदर वाले को बॉडी कैविटी। क्या बोलते हैं दोस्त? बॉडी कैविटी। तो ये क्या करेंगे, इस बॉडी कैविटी के अंदर वाटर ले लेंगे। इस बॉडी कैविटी के अंदर क्या लेंगे? पानी का स्टोर करेंगे, वाटर का स्टोर करेंगे। फिर सारी सेल के पास वाटर के माध्यम से ये चीज़ें संपन्न होती हैं, परिवहन संपन्न होता है। जल के माध्यम से बॉडी कैविटी के अंदर जल स्टोर किया जाता है। किसके अंदर? सरल प्राणी। कौन कौन से? पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा। पोरीफेरा को एक और नाम बताया, स्पंज। क्या मेरी बात समझ में आई? तो सरल प्राणी जैसे कि स्पंज और सिलेंट्रेटा जो है, बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं यानी कि बॉडी कैविटी में करते हैं, जिससे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सकता है। सेल्स के द्वारा आदान प्रदान आराम से। जटिल प्राणी जो है, अब अपनी बात आई, जटिल प्राणी जो है इन पदार्थों के परिवहन के लिए एक विशेष तरल का उपयोग करेंगे, एक विशेष तरल का उपयोग करेंगे। मनुष्य सहित, हमारे सहित उच्च प्राणी जो होते हैं उसमें ब्लड जो है, रक्त जो है, इस उद्देश्य में काम आने वाला सर्वाधिक सामान्य तरल कौन सा है दोस्त? ब्लड है। किसके अंदर? उच्च प्राणियों के अंदर। मनुष्य सहित जो उच्च प्राणी है, मनुष्य सहित जो उच्च प्राणी है उसके अंदर ब्लड यूज होता है। कौन यूज होता है दोस्त? ब्लड यूज होता है। एक अन्य शरीर द्रव्य भी होता है जिसको लसिका बोला जाता है। एक अन्य शरीर द्रव्य होता है जिसको लसिका बोला जाता है, और इस चैप्टर के अंदर अपन इस लसिका का अध्ययन भी करेंगे। वो क्या करता है कि कुछ विशिष्ट तत्वों का परिवहन करवाएगा। लसिका जो है कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन में सहायता करेगा। आइए इस अध्याय के अंदर अपन रुधिर और लसिका के बारे में समझेंगे, संगठन पढ़ेंगे इनका, और परिसंचरण को भी समझेंगे। यस, क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है? अब अपन देखते हैं रुधिर के बारे में। सबसे पहले रुधिर कहूं, रक्त कहूं, या ब्लड कहूं, या फिर खून कहूं, एक ही चीज है। एक और नाम होता है शायद लहू। खूब सारे नाम है। रुधिर कहूं, ब्लड कहूं, खून कहूं, लहू कहूं, रक्त कहूं, एक ही बात है। ठीक है, आइए इस रुधिर को, या इस इंग्लिश में आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहता है ब्लड, ब्लड को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ब्लड एक टिश्यू है। सबसे पहले ब्लड एक विशेष प्रकार का टिश्यू है। आप टिश्यू वाले चैप्टर के अंदर, जो आपका टिश्यू वाला चैप्टर है, उस टिश्यू वाले चैप्टर के अंदर आप इसके बारे में पढ़ते हो। हालांकि आप टिश्यू वाले चैप्टर के इसके अंदर इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ते हो ब्लड के बारे में, लेकिन यहाँ पर आपको इतना ही ध्यान रखना है, ब्लड एक प्रकार का विशेष प्रकार का एक ऊतक है, जिसके अंदर देखा जाए तो ब्लड के अंदर एक तो आपको मैट्रिक्स मिलेगी, अधात्री जिसको बोलते हैं, फिर प्लाज्मा है और अन्य संगठित संरचना है। अगर मैं थोड़ा इसको चार्ट की मदद से समझने का प्रयास करवाऊं, चार्ट की मदद से समझने का प्रयास करें, तो ये मेरा क्या है? ब्लड। ये मेरा क्या है? ब्लड है। और इस ब्लड को मैंने
दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में? दो भागों में बांट दिया। एक को मैंने बोला प्लाज्मा, एक को मैंने बोला प्लाज्मा, और दूसरा मैंने बोला इसके अंदर होगी संगठित संरचनाएं। संगठित संरचनाएं। ब्लड को मैंने दो भागों में बांटा। ब्लड को मैंने दो भागों में बांटा। मैंने बोला कि एक तो मेरी प्लाज्मा है, दूसरी मेरी संगठित संरचना है। दूसरी मेरी क्या है? संगठित संरचना है। अब मैंने बोला कि जो मेरा प्लाज्मा है वो ब्लड का 55% भाग बनाएगा। मैंने बोला कि मेरा जो प्लाज्मा है वो खून का, ब्लड का 55% भाग बनाएगा, और जो संगठित संरचनाएं हैं वो मेरे ब्लड का 45% भाग बनवाएगी। यस, क्या मेरी बात समझ में आई? प्लाज्मा के अंदर मैंने बोला, प्लाज्मा के अंदर मैं वाटर रखूंगा, प्लाज्मा के अंदर मैं वाटर रखूंगा 90 to 92%। मैंने बोला कि मेरे प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% मैं क्या रखूंगा? वाटर रखूंगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या दोस्त? उसके बाद मैंने बोला प्लाज्मा कैसा? प्लाज्मा हल्का पीला। मैंने बोला प्लाज्मा का कलर कैसा? प्लाज्मा होगा हल्का पीला रंग का और गाढ़ा पदार्थ होगा। तरल, तरलता, सांद्रता बोल सकते हैं ज्यादा होगी, गाढ़ा होगा, है ना, गाढ़ा होगा। उसके बाद मैंने बोला कि 90 से 92% तो मेरा वाटर है, तो कुछ बचा खुचा जो 6-8% जो बचा है, 6 से 8% जो बचा है वो मेरे प्रोटीन होंगे। वो मेरे क्या होंगे? प्रोटीन होंगे। ये चीज मैंने बोली। प्रोटीन के अंदर मैंने बोला कि मैं 3 प्रकार के प्रोटीन रखूंगा। मैं प्लाज्मा के अंदर 3 प्रकार के प्रोटीन रखूंगा। पहला मैंने बोला फाइब्रिनोजन, पहला मैंने बोला फाइब्रिनोजन। दूसरा मैंने बोला ग्लोबुलिन, दूसरा मैंने बोला ग्लोब्यूलिन, दूसरा मैंने बोला ग्लोब्यूलिन, और तीसरा मैंने बोला एल्ब्यूमीन, तीसरा मैंने बोला एल्ब्यूमीन। फाइब्रिनोजन जो है वो रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करते हैं। रक्त का थक्का मतलब क्या होता है दोस्त? रक्त का थक्का मतलब क्या होता है दोस्त? ब्लड क्लोटिंग। मतलब जब आप एक चीज समझने का प्रयास करो, जब भी आपको कांटा या कुछ लगता है तो वहां से खून बहना स्टार्ट होगा, थोड़ा सा खून बहेगा, उसके बाद ब्लड क्लोट हो जाएगा, थक्का जम जाएगा, और कुछ दिनों बाद उसके ऊपर वो ब्राउन रंग की पपड़ी जम जाएगी और वो सही हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं होता कि रक्त जहां से निकलना स्टार्ट हुआ वहां से पूरा ही निकल जाए? नहीं होगा, मर जाएंगे अपन। इसलिए उस चीज को बोलते हैं रक्त का थक्का। उस चीज को बोलते हैं रक्त का थक्का। थक्का जम जाएगा, उसके बाद कुछ दिनों के बाद ब्राउन रंग की पपड़ी वगैरह आके वो चोट है वो सही हो जाएगी। तो ये चीजें, और ये फाइब्रिनोजन है, किस में पाया जाएगा? प्लाज्मा में पाया जाएगा। हेल्प करेगा ब्लड को क्लोट करने में। ग्लोबुलिन ये भी प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन क्या है? प्रोटीन है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो है वो प्रतिरक्षा में हेल्प करेगा, रोगों से लड़ने में हेल्प करेगा, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन जो है परासरणी संतुलन बनाए रहेगा, आयनों का संतुलन शरीर के अंदर बनाए रखेगा। कौन? एल्बुमिन। ये कुछ प्लाज्मा की चीजें थी। उसके बाद संगठित संरचना की अगर मैं बात करूं तो मैंने बोला कि मेरे पास 3 प्रकार की संगठित संरचनाएं होगी। पहली मैंने बोला आरबीसी, दूसरी मैंने बोला डब्ल्यूबीसी, और तीसरी मैंने बोला प्लेटलेट्स। तीसरी मैंने बोला प्लेटलेट्स। सबका अध्ययन करेंगे 1 by 1। अभी एनसीईआरटी पे आते हैं। ये चीजें जो मैंने बोली वही एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई होगी, उसको ही अपन पढ़ेंगे। आइए आइए आइए, ब्लड के बारे में ये चीज तो हो गई कि मैट्रिक्स होगी, प्लाज्मा होगा और संगठित संरचनाएं होगी। यस, क्या क्या होगा? द्रव्य मैट्रिक्स होगी, प्लाज्मा होगी और अन्य संगठित संरचना होगी। प्लाज्मा को स्टार्ट करते हैं, प्लाज्मा या प्लाज्मा को स्टार्ट करते हैं। सभी आराम से देखिएगा। सबसे पहली लाइन मैंने बताई, प्लाज्मा या प्रद्रव्य भी बोलते हैं इसको, एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? तरल यानी कि लिक्विड है, गाढ़ा है, सांद्रता ज्यादा है, हल्के पीले रंग का है। ये चीज मैंने बता दी है आपको। रक्त के आयतन का कितना है? 55% है, ये भी चीज बता दी। प्लाज्मा में 90 से 92% क्या है? वाटर। 90 से 92% क्या है? वाटर। 6 से 8% क्या है? 6 से 8% क्या है? प्रोटीन पदार्थ हैं। ये भी चीज मैंने बताई। फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन जो है प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन। मुख्य प्रोटीन कौन से? फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन, ये प्लाज्मा के मुख्य प्रोटीन। ये भी मैंने बताया। फाइब्रिनोजन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में होती है। क्लोट, स्कंदन को बोलते हैं क्लोटिंग। स्कंदन को क्या बोलते हैं? CLO, CLOTING।
है ना, इसको बोलते हैं क्लोटिंग या स्कंदन या रक्त का थक्का। कौन बनाएगा? फाइब्रिनोजन हेल्प करेगा, तो फाइब्रिनोजन की आवश्यकता रक्त के थक्के में हो जाएगी। उसके बाद ग्लोब्यूलिन जो है उसका उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में किया जाएगा, ये भी चीज बताई। एल्बुमिन का उपयोग परासरणी संतुलन में किया जाएगा, आयनों के वगैरह संतुलन में, ये भी चीज बताई। लवण वगैरह का संतुलन, कितना लवण होना चाहिए शरीर के अंदर, है ना, ये चीजें परासरणी संतुलन में आ गई। तो क्या, यहाँ तक तो मैंने सारी चीजें बता दी आपको चार्ट के फॉर्म में। अब कुछ चीजें जो बची हैं वो यहाँ से देख लेते हैं। प्लाज्मा के अंदर अनेक खनिज आयन भी पाए जाते हैं, कुछ खनिज लवण, सॉरी कुछ खनिज आयन पाए जाएंगे, जैसे सोडियम हो गया Na+, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, HCO3-, यहाँ पे थोड़ा सा माइनस लगा हुआ है, और Cl-, ये कुछ आयन है। वापस से देखेंगे, Na+, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+ एंड HCO3- और Cl-। याद रहेगा क्या दोस्त? Na+, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, HCO3- और Cl-। ये प्लाज्मा के कुछ खनिज आयन हैं। शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज और अमीनो एसिड और लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाएंगे। कौन कौन से? ग्लूकोज प्लाज्मा में मिलेगा, अमीनो एसिड मिलेगा और लिपिड भी पाए जाते हैं। रुधिर का थक्का बनाने और स्कंदन के अनेक कारक प्रद्रव्य, प्रद्रव्य मतलब कि प्लाज्मा में निष्क्रिय दशा में रहते हैं। सॉरी, यहां से देखेंगे वापिस, रुधिर का जो थक्का है, ब्लड क्लोटिंग के अंदर कुछ फैक्टर होते हैं। ब्लड क्लोटिंग ऐसा नहीं है कि एक फैक्टर से होगा, ब्लड क्लोटिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप में खूब सारे एंजाइम वगैरह कार्य करते हैं। तो उसके अंदर प्लाज्मा के अंदर खूब सारे क्लोटिंग फैक्टर, रक्त का जो थक्का जमाने के अंदर जो जो कारक यूज होते हैं, उसमें से बहुत सारे कारक जो हैं वो प्लाज्मा में पाए जाएंगे और वो निष्क्रिय दशा में रहेंगे। कैसे रहेंगे? इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर रहेंगे, निष्क्रिय दशा मतलब वहां पे वो कार्य नहीं करेंगे, उनको एक्टिव किया जाएगा। पहले पहले उनको एक्टिव किया जाएगा अगर जरूरत है तो, अगर जरूरत है तो पहले उनको एक्टिव करेंगे, उसके बाद वो कार्य करेंगे। यानी कि वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे प्लाज्मा के अंदर, यानी कि वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे प्लाज्मा के अंदर। कौन? ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, रुधिर का थक्का जमाने वाले, रुधिर का थक्का बनाने वाले कारक प्लाज्मा के अंदर निष्क्रिय दशा में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन, बिना थक्का या स्कंदन कारकों के जो प्लाज्मा है उसको सीरम कहेंगे। मेरा ये प्लाज्मा है, मेरा इस बर्तन के अंदर, मेरा इस बर्तन के अंदर मैंने प्लाज्मा भरा, मेरे इस बर्तन के अंदर मैंने क्या भरा? प्लाज्मा। मापी चाहता हूँ, मापी चाहता हूँ, क्योंकि प्लाज्मा हल्का पीला, ये मेरा हल्का पीला, मैंने मैंने ये प्लाज्मा भर दिया। अब इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है? सबसे पहले इस प्लाज्मा के अंदर मैं बात करूं तो मेरा इस प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% तो वाटर है, 6 से 8% मेरे क्या है? प्रोटीन है। 6 से 8% प्रोटीन, जिसके अंदर फाइब्रिनोजन है, ग्लोबुलिन है और एल्ब्यूमिन है। मैंने बोला इसके अंदर मेरे आयन भी है, खनिज आयन। और उसके बाद मैंने बोला क्लोटिंग फैक्टर है जो कि निष्क्रिय दिशा में, क्लोटिंग जो रक्त का थक्का जमाने वाले जो कारक हैं वो क्लोटिंग फैक्टर है, क्लोटिंग फैक्टर है, लेकिन वो कैसे? निष्क्रिय दशा में। कैसी दशा में? निष्क्रिय, इनएक्टिव फॉर्म में। अब अगर मैं इसमें से, इस प्लाज्मा में से मैं जो क्लोटिंग फैक्टर हैं उनको बाहर निकाल दूं, मैं प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर को हटा दूं, प्लाज्मा में से मैं क्लोटिंग फैक्टर को हटा दूं, तो जो चीज पीछे बचती है उसको सीरम का नाम दिया जाता है। जो चीज पीछे बचती है उसको सीरम कहा जाता है। क्लियर है क्या दोस्त? उसको सीरम कहा जाता है। क्लियर है क्या दोस्त? क्या इतनी बात समझ में आई? चलो, प्लाज्मा तो क्वालिटी के साथ खत्म किया एनसीईआरटी से, प्लाज्मा तो क्वालिटी के साथ खत्म किया एनसीईआरटी से। अब बात आती है संगठित पदार्थ की, अब बात आती है संगठित पदार्थ की। और संगठित पदार्थ के बारे में मैंने बताया, 3 संगठित पदार्थ पढ़ने हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। संगठित पदार्थ की बात करेंगे, आइए। लाल रुधिर कणिका, जिसको इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। अब लाल रुधिर कणिका सबको याद है, इरिथ्रोसाइट दिक्कत करेगा, तो याद आपको कौन सा रखना है? एरिथ्रोसाइट। जो चीज दिक्कत कर रही है उसको याद करो, जो चीज दिक्कत कर रही है उसी को याद करो। तो लाल रुधिर कणिका तो सबको पता है, तो अपन याद करेंगे एरिथ्रोसाइट। श्वेताणु या श्वेत रुधिर कणिका सबको पता है, तो अपन याद करेंगे ल्यूकोसाइट। एरिथ्रोसाइट किसको बोला? आरबीसी को। ल्यूकोसाइट किसको बोला? डब्ल्यूबीसी को। और पट्टिकाणु किसको बोला? प्लेटलेट्स को। और इसका एक और नाम है इनकी तरह ही, थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है दोस्त? थ्रोम्बोसाइट। अपने को यही नाम याद रखने हैं। इरिथ्रोसाइट किसको बोलेंगे? आरबीसी को। ल्यूकोसाइट किसको बोलेंगे? डब्ल्यूबीसी को। थ्रोम्बोसाइट किसको बोलेंगे? प्लेटलेट्स को। क्या मेरी बात समझ में आई? इन सभी को संयुक्त रूप से अपन संगठित पदार्थ कहेंगे, और ये ब्लड के लगभग 45% भाग बनाएंगे।
55 कौन बना रहा था? प्लाज्मा। और 45 कौन बना रहा है दोस्त? संगठित पदार्थ। क्या मेरी बात क्लियर हुई? कौन कौन से हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं? आरबीसी को। ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी को। और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इरिथ्रोसाइट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इरिथ्रोसाइट। रक्ताणु, इसको रक्ताणु का नाम भी दिया जाता है। लाल रुधिर कणिकाएं भी बोलते हैं। और आर बी सी भी बोलते हैं। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? क्या बात क्लियर है? यस, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इरिथ्रोसाइट या रक्ताणु की अगर मैं बात करूं तो अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में होती हैं अधिक। जितनी भी बाकी सारी अन्य सभी का मतलब क्या हो गया? श्वेताणु और पट्टिकाणु से जो है संख्या में ज्यादा है कौन? आरबीसी। इसका मतलब एक पॉइंट तो पहली लाइन में ही बन गया कि आरबीसी की संख्या सबसे ज्यादा होती है। आरबीसी की संख्या अन्य सभी कोशिकाओं से क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। एक स्वस्थ मनुष्य की बात करूं तो ये जो कणिकाएं हैं वो कितनी होती हैं? 5 से 5.5 मिलियन। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो मैंने बोला कि 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिमी। घन मिमी का मतलब मिलीमीटर क्यूब के अंदर। 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर कितनी मिलेगी? 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर मेरे को 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड के अंदर 1 क्यूब का मैंने एरिया लिया, उसके अंदर जितना ब्लड है उसके अंदर मेरे को कितनी मिलेगी? 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी। या फिर अगर मैं सीधा बोलूं तो 50 से 55 लाख। कितनी? 50 से, यहाँ पे मिसप्रिंट है, 50 से 55 लाख। 50 से कितनी लो? 55 लाख। और संख्या में होगी सबसे ज्यादा। संख्या में होगी सबसे ज्यादा। वयस्क अवस्था में अगर मैं बात करूंगा, लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ बनती हैं? लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो। लाल अस्थि मज्जा का मतलब होता है, लाल को बोलते हैं रेड, अस्थि को बोलते हैं बोन, और मज्जा है मैरो। तो रेड बोन मैरो एक शरीर के अंदर जगह है। रेड बोन मैरो शरीर के अंदर है, अपने अपने शरीर के अंदर पाई जाती है। और उस लाल अस्थि मज्जा के अंदर क्या बनती है? वहां से आरबीसी बनती है वयस्क अवस्था में। वयस्क अवस्था में रेड बोन मैरो आरबीसी बनाता है। यस, क्या मेरी बात? ये तो पहले की चीजें पढ़ी हुई है, आसान है। ये तो बचपन में ही पढ़ लिए होंगे ना आपने। ठीक है। अधिकतर स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है, अधिकतर स्तनधारी जो होते हैं, है ना, उसकी आरबीसी कोशिका जो है, सॉरी कणिका जो है, उसके अंदर केंद्रक नहीं मिलते। इसका मतलब आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता अधिकतर स्तनधारियों के अंदर। अधिकतर स्तनधारियों के अंदर मतलब इसके अपवाद होने जायज है। अधिकतर बोला है मतलब कुछ एक के अंदर होंगे। तो अगर मैं बात करूं ऊंट की, ऊंट यानी कि कैमल, ऊंट यानी कि कैमल, और एक है लामा। ये दो ऐसे स्तनधारी हैं, ये दो ऐसे स्तनधारी हैं जिनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाएगा। कैमल और लेमा जो है इसके अंदर, इनकी आरबीसी के अंदर क्या पाया जाएगा? केंद्रक। बाकी किसी भी आरबीसी जो स्तनधारी है उसकी आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। यानी कि मोस्ट ऑफ जो आपके स्तनधारी हैं उनकी आरबीसी या एरिथ्रोसाइट के अंदर केंद्रक नहीं मिलते हैं। आकृति कैसी होती है? उभयावतल या बाइकॉनकेव। इस प्रकार की कुछ आकृति होती है डंबल शेप में, या उभयावतल कह सकते हैं, बाइकॉनकेव कह सकते हैं। याद रखना है यहाँ पे उभयावतल जो है वो कभी कभी कंफ्यूज कर बैठता है। उत्तलावतल कर देते हैं ऑप्शन के अंदर, या कुछ भी कर देते हैं। आपको याद रखना है उभयावतल, बाइकॉनकेव। कौन सा याद रखना है? बाइकॉनकेव या उभयावतल। ठीक है। अब आरबीसी के अंदर क्या होता है? आरबीसी जो है उसके अंदर एक प्रोटीन कह सकते हैं पाया जाता है। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? एक प्रोटीन पाया जाता है। एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन प्रोटीन। एचबी से इसको डिनोट करते हैं, हीमोग्लोबिन प्रोटीन। और इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण इसका रंग कैसा होता है आरबीसी का? रेड। अगर आपसे पूछे आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। और इस प्रोटीन को और इस हीमोग्लोबिन की महत्वता जब हम जानते हैं, श्वसन वाला चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, तभी हमारे को इस हीमोग्लोबिन के बारे में पता चलता है कि ऑक्सीजन जो है वो कुपिका के अंदर हीमोग्लोबिन से जुड़ती हैं, ऊतकों के अंदर वापस रिलीज होती है। इस प्रकार के कुछ कॉन्सेप्ट हमने आराम से चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ब्रीथिंग वाले के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं एक स्वस्थ मनुष्य का 100 ml ब्लड लूं, एक स्वस्थ मनुष्य का 100 ml मैंने ब्लड लिया,
तो उसके अंदर मेरे को 12 से 16 ग्राम क्या मिल गया, हीमोग्लोबिन मिल गया। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ब्लड के अंदर मिलेगा एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर। याद रहेगा क्या दोस्त, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर प्रति 100 ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन पदार्थों की श्वसन गैसों के परिवहन में मुख्य भूमिका है, लिखा आ गया ना, श्वसन वाले चैप्टर के अंदर इसकी भूमिका है। तो हमने पढ़ा है श्वसन वाला चैप्टर, या फिर अगर नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ेंगे उसको, तो उस समय इसको जानेंगे कैसे महत्व है इसकी। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु कितनी होती है, 120 डेज, 120 दिन तक जीवित रहती है, औसत आयु ये है। मरती कहाँ है, प्लिया के अंदर। प्लिया भी एक शरीर के अंदर जगह है, उसके अंदर इसकी डेथ होती है आरबीसी की, और इस प्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इसकी डेथ हो जाती है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है, प्लिया है। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है, प्लिया है। आरबीसी की जीवन काल अवधि कितनी होती है, 120 दिन, औसत 120 दिन। क्या आरबीसी के सारे पॉइंट क्लियर है? फटाफट से एक बार रिवीजन करेंगे। सबसे पहले लाल रक्त कणिकाओं की संख्या सबसे ज्यादा है अन्य कोशिकाओं से, कितनी है, प्रति mm³ के अंदर 50 से 55 लाख है, या 5 से 5.5 मिलियन है। याद रहेगा क्या दोस्त? वयस्क अवस्था में कहाँ बनेगी, लाल अस्थि मज्जा में बनेगी। वयस्क अवस्था में कहाँ बनेगी, लाल अस्थि मज्जा में बनेगी। अधिकतर स्तनधारियों के अंदर केंद्रक नहीं मिलते आरबीसी के अंदर, अधिकतर स्तनधारियों की आरबीसी जो है उसके अंदर केंद्रक नहीं मिलते। कैमल और लामा की जो है उसके अंदर मिलेंगे। कैमल यानी कि ऊंट और लेमा जो है उसके अंदर जो है केंद्रक मिलेंगे आरबीसी के अंदर। आरबीसी का शेप कैसा, आरबीसी का शेप कैसा, उभयावतल बाइकॉनकेव, उभयावतल बाइकॉनकेव। उसके बाद आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको लोह युक्त होता है। लोह युक्त नाम ने हमने नोटिस किया नहीं, बाकी एपी उसके अंदर एपी से भरपूर होगा। कौन, हीमोग्लोबिन। प्रोटीन का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है खूब सारा, इसलिए इसको बोला लोहयुक्त। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग होता है आरबीसी का लाल। 100 ml ब्लड आप स्वस्थ व्यक्ति का निकालोगे, उसमें 12 से 16 ग्राम आपको हीमोग्लोबिन मिलेगा। कितना, 12 से 16, इंपॉर्टेंट है, श्वसन वाले चैप्टरों के अंदर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद औसत आयु 120 दिन रहती है, और विनाश इसका प्लिया के अंदर होगा, और इसलिए प्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट का कब्रिस्तान कहा जाता है, लाल रक्त कणिका का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या मेरी बात आपके जहन में घुस रही है क्या दोस्त? क्लियर है, कोई दिक्कत ना है? यस। अब जो है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दो रहे, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दो रहे। मैं आपको डब्ल्यूबीसी पढ़ाने से पहले प्लेटलेट्स छोटा सा है, प्लेटलेट्स छोटा सा है तो इसको क्लियर कर लेते हैं। प्लेटलेट्स छोटा सा टॉपिक है तो इसको क्लियर कर सकते। आइए, प्लेटलेट्स को सबसे पहले तो एक और नाम दिए गए हैं, थ्रोम्बोसाइट। पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। अब होता क्या है, हमने अभी पढ़ा था अस्थि मज्जा, पढ़ा था क्या अस्थि मज्जा? ठीक है, अस्थि मज्जा के अंदर अस्थि मज्जा जो है उसके पास एक विशेष कोशिका है, इसके पास एक विशेष कोशिका है जिसको बोला जाता है मेगा कैरियोसाइट। उस कोशिका को बोला जाता है मेगा कैरियोसाइट। किसके पास है? अस्थि मज्जा की एक विशेष कोशिका है जिसको बोला जाता है मेगा कैरियोसाइट। मान लो ये मेरी मेगा कैरियोसाइट है। अब इस मेगा कैरियोसाइट के टुकड़े कर देंगे, इस मेगा कैरियोसाइट को तोड़ तोड़ के टुकड़े कर दिए, और ये इसके टुकड़े हैं, ये इसके टुकड़े तोड़ तोड़ के मैंने मेगा कैरियोसाइट के खूब सारे टुकड़े कर दिए। इन टुकड़ों को ही क्या बोला जाता है? प्लेटलेट्स बोला जाता है। इन टुकड़ों को ही क्या बोला जाता है? प्लेटलेट बोला जाता है। इसकी संख्या की बात करूं एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 1.5 लाख से 3.5 लाख तक एवरेज होता है। 1 लाख से 3.5 भी बोल सकता हूं, ये इसकी एवरेज संख्या है प्रति घन मिमी के अंदर। 3.5, 1.5 से 3.5, ठीक है। आइए, पट्टिकाणु जो है उसको थ्रोम्बोसाइट भी कहेंगे। मेगा कैरियोसाइट एक अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका है, उसके टुकड़ों में हो गए विखंडन, उनसे बन जाएगी प्लेटलेट्स। रक्त में इनकी संख्या कितनी होती है? 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिमी। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती हैं। मेनली जो इसका यूज होता है वो ब्लड क्लोटिंग में होता है। प्लेटलेट्स का मेनली जो यूज होता है वो ब्लड की क्लोटिंग में होता है। आपने कभी कभी देखा होगा डेंगू जो रोग होता है उसके अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाती है। डेंगू एक रोग है जिसके अंदर क्या हो जाती है? प्लेटलेट्स कम हो जाती है। जब शरीर के अंदर प्लेटलेट्स कम होगी तो शरीर से खून निकलने लगता है, क्योंकि रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है, कहीं ना कहीं से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ब्लड क्लोट नहीं हो पा रहा है, ब्लड जो है वो क्लोट नहीं हो पा रहा है। और ब्लड क्लोट नहीं हो पा रहा है उसका रीजन कौन है?
क्योंकि वहाँ पे प्लेटलेट्स नहीं है। और क्यों प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉट करवा रहा था? यस, प्लेटलेट्स के अंदर खूब सारे कारक होते हैं। प्लेटलेट्स के अंदर खूब सारे कारक होते हैं जो ब्लड की क्लोटिंग करवाते हैं। अगर प्लेटलेट्स शरीर के अंदर कम हो रही है तो ब्लड क्लोट नहीं होगा। तो प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती हैं जो अधिकांश रुधिर का थक्का बनाने में हेल्प करेंगे। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण स्कंदन या जमाव में विकृति हो जाती है। स्कंदन के अंदर क्या हो जाती है? विकृति यानी कि कमी। विकृति का मतलब होता है कमी, यानी स्कंदन में कमी आ जाएगी, क्लोटिंग में कमी आ जाएगी और शरीर से रक्त बह जाएगा। शरीर से रक्त क्या हो जाएगा? स्त्राव हो जाएगा। क्या ये चीज आपके समझ में आई क्या दोस्त? पट्टिकाणु आपके समझ में आ गई। अब अपने पास सिर्फ एक ही रही है, अब अपने पास सिर्फ एक ही रही है, वो है आपकी WBC। वो आपकी WBC। सबसे पहले मेरे को थोड़ा सा स्पेस मिले तो मैं WBC को चार्ट के फॉर्म में एक बार बता दूं। चार्ट के फॉर्म में अगर एक बार बता दिया फिर NCERT पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। चार्ट के फॉर्म में अगर एक बार मैंने बता दिया तो उसके बाद NCERT जब हम पढ़ेंगे तो आप कहोगे हलवा है क्या? आप कहोगे हलवा है क्या? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं चार्ट बना देता हूँ हल्का सा। मैंने बोला हम पढ़ रहे हैं WBC। WBC को एक और नाम दिया गया है हिंदी के अंदर, तो इसको हालांकि श्वेत रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। उसी के साथ साथ इसको एक और नाम दिया गया है, वो है आपका ल्यूकोसाइट। वो कैसा है? ल्यूकोसाइट। ये चीज़ तो हमने आगे पढ़ ली, ये चीज़ तो पढ़ ली। अब मैंने इस WBC को दो पार्ट्स में बांटा। मैंने इस WBC को कितने भाग में बांटा दोस्त? दो भाग में बांटा। मैंने बोला एक भाग मेरा है ग्रेन्यूलोसाइट, ग्रेन्यूलोसाइट, और दूसरा मैंने बोला अग्रेन्यूलोसाइट, अग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट को हिंदी में बोलते हैं कणिकाणु, इसको हिंदी में बोलते हैं कणिकाणु, और इसको बोलते हैं अकणिकाणु या अकण कोशिका। अकणिकाणु लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, अकणिकाणु। ग्रेन्युलोसाइट को हिंदी में बोलते हैं कणिकाणु और अग्रेन्युलोसाइट को बोलते हैं अकणिकाणु। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये जो WBC है उसके 5 नाम हैं और आप सभी को अच्छे से याद होंगे, आप सभी को अच्छे से याद होंगे। एक मेरे पास है, मेरे पास 5 नाम है, वो आप याद रखो। एक है मेरे पास मोनोसाइट, एक है मेरे पास लिम्फोसाइट, याद रहेगा, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। उसके बाद मेरे पास है मोनोसाइट तो लिम्फोसाइट तो हो गए। मेरे पास है एक बेसोफिल, मेरे पास एक नाम क्या है? बेसोफिल। एक मेरे पास और नाम है न्यूट्रोफिल, एक मेरे पास और नाम है न्यूट्रोफिल, और एक मेरे पास है इओसिनोफिल, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल। ये इतने नाम है मेरे पास। अब इस नाम का क्या करना है? इस नाम को इनके अंदर डिवाइड करना है। उसकी ट्रिक बता रहा हूं, उसकी क्या बता रहा हूं? एक ट्रिक बता रहा हूं। ग्रेन्युलोसाइट का नाम स्टार्ट होता है जी से, ग्रेन्युलोसाइट का नाम स्टार्ट होता है जी से। आपने क्रिकेट आप सब देखते हो, क्रिकेट आप सभी देखते हो, जी से एक क्रिकेटर आता है जिसका नाम है गिल, शुभमन गिल पूरा नाम है, और उसको मैं बोल रहा हूं गिल। क्या मेरी बात समझ में आई? जी से ग्रेन्युलोसाइट स्टार्ट हो रहा है और जी से आपका क्रिकेटर आता है गिल। इस गिल के अंदर पीछे साउंड क्या आ रही? क्या इस गिल के अंदर पीछे जो साउंड आ रही है ILL लग रहा है? गिल, गिल आ रहा है ना, देखो ILL लग रहा है। उसी प्रकार आपको यहाँ पे गिल की फील नहीं आ रही, देखो बेसोफिल के अंदर गिल की फील आ रही है, बेसोफिल, शुभमन गिल, बेसोफिल, ऐसे। न्यूट्रो के अंदर भी फील आ रहा है और इओसिनो के अंदर भी फील आ रहा है, मतलब इन तीनों के अंदर गिल गिल आ रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो G4 क्या है दोस्त? ग्रेन्युलोसाइट। इसमें पीछे इल आ रहा है, तो इसमें से जिसके भी पीछे इल की ध्वनि आ रही है उसको ग्रेन्युलोसाइट में डाल दो। जैसे बेसोफिल, बेसोफिल के अंदर गिल की वाइब आ रही है, बेसोफिल के अंदर गिल की वाइब आ रही है तो इसको ग्रेन्युलोसाइट में डाल दूंगा। न्यूट्रोफिल जो है उसके अंदर भी गिल की वाइब आ रही है तो इसको भी ग्रेन्युलोसाइट में डालूंगा। इओसिनोफिल के अंदर भी गिल की वाइब आ रही है, गिल की आवाज आ रही है, तो इओसिनोफिल को भी मैं डाल दूंगा कणिकाणु या ग्रेन्युलोसाइट के अंदर। इओसिनोफिल। ओके, क्या मेरी बात समझ में आई? उसके बाद अग्रेन्युलोसाइट में क्या डालोगे? तो जो बच गया वो अग्रेन्युलोसाइट, यानी कि एक तो आपका
मोनोसाइट और एक आपका लिम्फोसाइट। ये किस में चले जाएंगे दोस्त? ये किस में चले जाएंगे दोस्त? अग्रेन्युलोसाइट के अंदर। क्या मेरी बात आपके समझ में आई? काफ़ी हद तक अच्छी चीज़ हुई और ट्रिक से थोड़ा बहुत समझ में भी आ गया। यस, ट्रिक से थोड़ा बहुत समझ में भी आ गया। अब मैं इन पांचों के बारे में हल्का हल्का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इन पांचों के बारे में हल्की हल्की चीज़ बताऊंगा, फिर एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे अपन। सबसे पहले आपकी मोनोसाइट। सबसे पहले मोनोसाइट की अगर मैं बात करूँ तो ये आ किस में रही है? अग्रेन्युलोसाइट में आ रही, क्योंकि इसके पीछे साइट लिखा रहा ना, अग्रेन्युलोसाइट के अंदर आती है। ठीक है। मोनोसाइट जो है वो भक्षण कोशिकाएं, यानी बाहर से कोई जीव या ऐसी हानिकारक चीज कोई आ रही है, कोई जीव जंतु आ रहा है, तो उस मोनोसाइट जो कोशिकाएं हैं उसका भक्षण करेगी। बाहर से कोई हानिकारक जीव या पदार्थ आ रहा है तो उसका भक्षण कौन करेगा? मोनोसाइट कोशिका करेगी, जो एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी है। और डब्ल्यूबीसी के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो वो अग्रेन्युलोसाइट के अंदर आती है और भक्षण प्रकार प्रवृत्ति की होती है, भक्षाणु प्रकृति की। और ये होती है पूरी डब्ल्यूबीसी की 6 से 8%। पूरी डब्ल्यूबीसी की 6 से 8% कौन होती है? मोनोसाइट। क्या मेरी बात क्लियर? क्या क्लियर है? सेम लाइक न्यूट्रोफिल। सेम लाइक न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल भी भक्षण प्रकार की होगी। न्यूट्रोफिल भी मोनोसाइट की तरह भक्षण प्रकार की होगी, लेकिन अंतर यह है न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती है डब्ल्यूबीसी के अंदर। न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी का सबसे ज्यादा होती है और वो होती है 60 से 65%। 60 से 65%। 60 से 65%। कौन? न्यूट्रोफिल, जो एक प्रकार की ग्रेन्युलोसाइट है, जबकि मोनोसाइट जो है वो अग्रेन्युलोसाइट है। देखा, यानी कि ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट दो अलग अलग हैं और दोनों मिलकर भक्षण का कार्य कर रही है। मोनोसाइट भक्षण का कार्य करती है, 6 से 8% होती है, और अग्रेन्युलोसाइट है न्यूट्रोफिल भक्षण का कार्य करेगी, 60 से 65% होगी, पूरी डब्ल्यूबीसी की सबसे ज्यादा होगी और ग्रेन्युलोसाइट के अंदर इसको रखा गया है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, दो बात हो गई मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल की। उसके बाद आता है बेसोफिल। सबसे कम बेसोफिल सबसे कम बेसोफिल सबसे कम होती हैं पूरी डब्ल्यूबीसी की 0.5 से 1% ओनली। 0.5 से 1% होती हैं, लेकिन अच्छे अच्छे कार्य करती हैं। अच्छे अच्छे कार्य कैसे? एक तो हिस्टामिन, नीट का फेवरेट सवाल, नीट का फेवरेट सवाल। हिस्टामिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, सीरोटोनिन और हिपेरीन, ये तीन पदार्थ, और हिपेरीन, ये तीन पदार्थ बेसोफिल द्वारा स्रावित किए जाएंगे। कौन से? हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरीन, ये तीन प्रकार के पदार्थ ये बेसोफिल स्रावित करती हैं और शोधकारी क्रियाओं के अंदर सम्मिलित होती है। कौन सी क्रियाएं? शोधकारी जो प्रोसेसेस हैं, शोधकारी आपको याद रखना है, शोधकारी क्रियाओं के अंदर सम्मिलित होती है बेसोफिल। क्या मेरी बात समझ में आई? सबसे कम होगी, 0.5 से 1% होगी और शोधकारी क्रियाओं के अंदर सम्मिलित होगी। पूरी डब्ल्यूबीसी की सबसे कम है, तीन प्रकार के पदार्थ स्रावित करेगी। कौन कौन से? हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन। ये नीट का फेवरेट सवाल है। यस, तीन हो गए। मोनोसाइट क्लियर कर दी हमने, मोनोसाइट हमने क्लियर करी, मोनोसाइट हमने क्लियर करी। उसके बाद न्यूट्रोफिल क्लियर करी, उसके बाद बेसोफिल भी क्लियर करी। अब आते हैं इयोसिनोफिल के ऊपर। अब किसके ऊपर आते हैं? इयोसिनोफिल के ऊपर आते हैं। 2 से 3% होती है पूरी डब्ल्यूबीसी का, पूरी डब्ल्यूबीसी का 2 से 3% होगी। एलर्जी प्रक्रियाओं के अंदर सम्मिलित होगी। एलर्जी क्रियाएं जो होती है उसके अंदर सम्मिलित होगी। संक्रमण से बचाव करेगी, संक्रमण से बचाव भी करेगी और एलर्जी के अंदर भी सम्मिलित होगी। लास्ट बचा है आपका लिम्फोसाइट, 20 to 25% होगा। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, लिम्फोसाइट बी और लिम्फोसाइट टी। लिम्फोसाइट बी और लिम्फोसाइट टी दोनों ही जो हैं प्रतिरक्षा के अंदर हेल्प करेंगे, रोगों से लड़ने को बचाएंगे। डब्ल्यूबीसी इस प्रकार की है ये। ठीक है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी की औसत अगर आयु की बात करूं तो इतनी नहीं है जितनी आरबीसी की, कम है। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यस, ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण रंगहीन होने से श्वेत। अब इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है। आरबीसी के अंदर क्या था? हीमोग्लोबिन था, लेकिन इस डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है। चूंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन था इसलिए वो रेड थी। इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है तो इसका कलर नहीं होगा, श्वेत कलर की होगी, व्हाइट कलर की होगी। इसीलिए इसको श्वेत रुधिर कणिका नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? श्वेत रुधिर कणिका। उसको लाल रुधिर कणिका क्यों कहा? क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन था और वो रेड दिखती थी। उसके अंदर केंद्रक नहीं पाए जाते थे, लेकिन इसके अंदर केंद्रक पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? केंद्रक। इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा तो कम होगी। कितनी होती है? 6000 से 8000 प्रति mm³ या घन मिमी। क्यूब को ही बोलते हैं घन और मिमी का मतलब मिलीमीटर। क्या मेरी बात समझ में आई? 6000 से 8000 प्रति घन मिमी संख्या हो गई इसकी। आरबीसी की संख्या कितनी थी? 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिमी। प्लेटलेट्स की कितनी थी?
1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिमी, और इसकी कितनी है 6000 से 8000। सामान्यतः ये कम समय तक जीवित रहती है। यस, दो श्रेणियों में बांटा गया था, कणिकाणु यानी कि ग्रेन्युलोसाइट, अकण कोशिका यानी अग्रेन्युलोसाइट। न्यूट्रोफिल गिल की ध्वनि आ रही है, इयोसिनोफिल गिल की ध्वनि आ रही है, बेसोफिल में भी गिल की ध्वनि आ रही है, और गिल से हमने बोला जी है, जी से ग्रेन्युलोसाइट, तो इनको कणिकाणुओं के अंदर डाला गया यानी ग्रेन्युलोसाइट के अंदर डाला है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट इसको अग्रेन्युलोसाइट के अंदर डाला है। यस, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। श्वेत रुधिर कणिकाओं में न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे ज्यादा होंगे 60 से 65%, बेसोफिल संख्या में सबसे कम होंगे 0.5 से 1%। मैंने बता भी दिया, आप भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क है। यस, उसके बाद सबके फोटो हैं, ये आपकी आरबीसी है, ये आपकी प्लेटलेट्स हैं, ये आपकी बेसोफिल है, ये आपकी क्या है बेसोफिल है, ये आपकी इयोसिनोफिल है, ये आपकी न्यूट्रोफिल है, ये आपकी न्यूट्रोफिल को इसको बोलते हैं मल्टी लोब्ड, इन द अंदर आपको खूब सारी लोब दिख रही है इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी 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 लोब, मल्टी लोब। उसके बाद ये टी लिम्फोसाइट है, ये बी लिम्फोसाइट है, ये लिंसाइट नहीं है, ये मोनोसाइट है। ये क्या है मोनोसाइट है, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, ये क्या है मोनोसाइट है, जो कि बीन शेप है। कैसी है? बीन के आकार की है, बीन शेप। याद रहेगा दोस्त, फोटो याद रखना अच्छे से। यस, उसके बाद सबसे कम सबसे ज्यादा कौन है ये भी याद रखना, एनसीईआरटी के अंदर साफ साफ लिखा गया है। उसके बाद न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल यानी कि कितनी थी 60 से 65% थी। उसके बाद मोनोसाइट कितनी है 6 से 8%। ये दोनों क्या होती हैं फैगोटिक नेचर होती है, भक्षण का नेचर है ना, बाहर से आने वाले जीवाणुओं को खाएगी, जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करेगी। बेसोफिल जो होती है वो हिस्टामिन सेरोटोनिन हिपेरिन का स्त्राव करेगी, मैंने पहले ही बताया, शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होगी। इयोसिनोफिल के बारे में मैंने बताया कि 2 से 3% होगी, संक्रमण से बचाव करेगी और एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित रहेगी। स्टार मार्क है एलर्जी के अंदर इयोसिनोफिल, एलर्जी के अंदर इयोसिनोफिल। नीट के फेवरेट सवाल बने हुए यहाँ से। लिम्फोसाइट 20 से 25% होगी, और दो प्रकार की होगी बी और टी, दोनों ही प्रकार की लिम्फोसाइट जो है प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। एक एक चीज मैंने पहले बताई, फिर एनसीईआरटी पढ़ी तो देखा कि ये तो सारी चीजें हमने पढ़ रखी है, ये तो सारी चीजें हमने पढ़ रखी है, इतना कोई दिक्कत नहीं। प्लेटलेट्स अच्छे से क्लियर कर दिया डब्ल्यूबीसी से पहले। अब आते हैं ब्लड ग्रुप, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट कर देंगे और खत्म भी कर देंगे। आज क्वालिटी के साथ ब्लड को अध्ययन किया, आज क्वालिटी के साथ ब्लड को अध्ययन किया, पूरा ब्लड जान लिया, ब्लड के अंदर क्या क्या चीज होती है और एक एक को पढ़ा। और आज के लेक्चर से नीट के सवाल बनने की संभावना है, आज के लेक्चर से नीट 2025 का सवाल बनने की संभावना है। अच्छे से पढ़िएगा, सवाल लगाइएगा, जरूर होंगे। एनसीईआरटी से बाहर आएगा नहीं, एनसीईआरटी के अंदर से आएगा, और इसके अंदर हमने एनसीईआरटी तो कवर कर ली, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आराम से पढ़िएगा, क्वालिटी के साथ यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है, फायदा उठाइएगा। यहाँ तक आए हो, वीडियो को देखा है, थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आगे भी बने रहेंगे, विश्वास रखिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं ब्लड ग्रुप के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।